इंपॉर्टेंट सेक्टर है। पहले सेक्टर के बारे में बताइए कि moment of luck strikes you, you are able to take advantage of it. क्या बात, वाह। जब नाश मनुज पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो दिनकर जी इनकी मम्मी के। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बहुत अच्छे मित्र सुमित राय जी हमारे साथ हैं। ईडलवाइज में हमारे कॉलीग हैं। ईडलवाइज लाइफ इंश्योरेंस के सीईओ हैं पिछले 8 साल से, और जिंदगी के करीब 25 साल इन्होंने इंश्योरेंस में बिताए हैं। ईडलवाइज के पहले ये मैक्स इंश्योरेंस में थे, जहां इन्होंने 17 साल बिताए थे। लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर इंडिया का बहुत बड़ा सेक्टर है। एज एन इन्वेस्टर मुझे ट्रैक करना पड़ता है, क्योंकि ऑलमोस्ट $125 बिलियन की मार्केट कैप है। इंपॉर्टेंट सेक्टर है, और करीब 35 या 45 बिलियन डॉलर की टोटल प्रीमियम कलेक्शन होती है। और जैसा आपको मालूम है, LIC एक्चुअली इंडिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है। ऑलमोस्ट $650 बिलियन वो मैनेज करते हैं। तो सुमित एक कॉन्फ्रेंस में सिंगापुर आए हुए थे, तो हमने कहा कि आइए आपसे एक वार्तालाप करते हैं, आपका सेक्टर सीखते हैं, आपकी लीडरशिप स्टाइल सीखते हैं। और इनके पिताजी की भी बहुत अच्छी कहानी है, उनसे इन्होंने क्या सीखा है वो भी पूछेंगे। वो 81 साल के हैं, आज 40 साल से हीरो ग्रुप में काम कर रहे हैं, आज भी काम करते हैं, और उनका वर्क एथिक कमाल है, जिनसे इन्होंने बहुत कुछ सीखा है। सुमित धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। आप हैं सिंगापुर में और आपसे बातें हो रही हैं। पकड़ लिया आपने मेरे को यहाँ पे मौका देखते ही। मैं इनको 2 दिन से कह रहा था कि आओ यार, कुछ गप वप मारेंगे, कुछ सीखेंगे। धन्यवाद। पहला सवाल, सेक्टर बड़ा है, ठीक है, लेकिन अंतर्द्वंद जो मुझे रहता है कि LIC, अगर मैं टिपिकली कहता हूं ना, पॉन्ड बहुत बड़ी होनी चाहिए, झील बड़ी होनी चाहिए, मछलियां कम होनी चाहिए। आपके सेक्टर में LIC एक बड़ी वेल थी। बिल्कुल। फिर सेक्टर को डीरेगुलेट किया गया, प्राइवेट सेक्टर आया, नई मछलियां आई। आज करीब 25 या 26 मछलियां हैं, क्राउडेड सेक्टर हो गया है। पहले सेक्टर के बारे में बताइए कि मुझे एज एन इन्वेस्टर लगता है कि पेनिट्रेशन हाई है, कुछ लोगों को लगता है कि पेनिट्रेशन कम है। ये जो पहले डायकोटोमी है, इसके बारे में बताइए, फिर बाकी सवाल करेंगे। इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है अजय, और इसको आप 2-3 अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। एट वन लेवल अगर मैं ये देखूं कि पेनिट्रेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पीपल कैसा है जी, कितने लोगों के पास जीवन बीमा है जी, वो नंबर अच्छा है। वो नंबर मेरे ख्याल से 60-65% के करीब है। ठीक है। तो जीवन बीमा की पेनिट्रेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पीपल जिन्होंने जीवन बीमा खरीदा है काफी ठीक ठाक है। ओके, अनलाइक व्हाट अ लॉट ऑफ पीपल बिलीव। अच्छा। लेकिन अब उसी को मैं दूसरी तरह से देखूं कि आपको जीवन बीमा कितना चाहिए और आपने खरीदा कितना है। अगर आपके पास आपकी रिक्वायरमेंट लेट्स से करोड़ रुपए की है, आपने 10 लाख खरीदा है, तो आपका जीवन बीमा तो है, आपका संपूर्ण जीवन बीमा नहीं है। अच्छा, इंटरेस्टिंग। तो वो जिसको हम अपनी इंडस्ट्री में प्रोटेक्शन गैप कहते हैं। प्रोटेक्शन गैप। प्रोटेक्शन गैप। प्रोटेक्शन गैप का मतलब आपको कितनी लाइफ इंश्योरेंस चाहिए, उसके अगेंस्ट आपने कितना ले रखा है। तो वो प्रोटेक्शन गैप इंडिया में ऑलमोस्ट 65-70% है। जितना होना चाहिए उसके मुकाबले में खाली उसका 1/3 है लोगों के पास। ओके, राइट। तो अब अगर मैं उस दायरे से देखूं तो बहुत बड़ी मार्केट है। हाँ, एंडलेस अभी तो मार्केट, राइट। तीसरा जो हर कोई मेजर करता है वो है GDP। हम 3.2 पे हैं, चाइना मेरे ख्याल से 4 के करीब है, जापान 7.5-8 है। अच्छा, इंश्योरेंस प्रीमियम एज अ परसेंटेज ऑफ GDP। ओके, राइट। अमेरिका अच्छा। मेरे ख्याल से 6 के करीब है। तो अगर मैं उस मेजर से भी देखूं तो बहुत बड़ी मार्केट है अभी, राइट। तो आपके देखने का नजरिया है, आप उसको जिस तरह से देखें आपको लग सकता है कि बहुत बड़ी है, आपको लग सकता है बहुत कॉम्पिटिटिव है, इतने लोग हैं। लेकिन 24 लोग क्या होते हैं? 24 लोग क्या नहीं? कुछ नहीं होता 24 लोग। अच्छा, अमेरिका में 800 कंपनी है। 800। क्या बात कर रहे हो? सीरियसली? वाह, आई डिडंट नो। अमेरिका में 800 कंपनी है। हांगकांग छोटा सा मार्केट, मेरे ख्याल से वहां 70 या 75 कंपनी है। तो 24 तो फिर कुछ भी नहीं है। अमेरिका में 800 है और ओह, अच्छा 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 अच्छा, ओके। फर्क क्या है? फर्क ये है कि आप अमेरिका में या हांगकांग में एक छोटे साइज का बिजनेस बना के अच्छे से बिजनेस कर सकते हैं। टिकट साइजेस अच्छे हैं, आपको नंबर ऑफ कस्टमर्स के स्केल की जरूरत नहीं पड़ती। तो वहां क्या है कि कम लोग
ज्यादा बड़ा इंश्योरेंस value प्रोटेक्शन बिका- गैप अगेन, हाँ, यहाँ 30% का कवरेज है, वहां 60-70% का कवरेज है, अच्छा। वो फर्क है, अच्छा, राइट। तो आप उसको अगर आप उस नजरिए से देखें तो हमारे यहाँ टिकट साइज छोटा है। अब टिकट साइज छोटा है, देश बड़ा है, कवरेज के लिए उतने ज्यादा लोग चाहिए। आप अमेरिका में एक जीवन बीमा कंपनी 400 लोगों के साथ चला सकते हो अच्छे ढंग की। क्या बात कर रहे हो, वाह। ठीक है, अमेरिका का थोड़ा सा हमसे नियम भी अलग है। अमेरिका में स्टेट बाय स्टेट होता है, तो हर इंडिया में एक लाइसेंस लीजिए, आप सारे देश में ऑपरेट कर सकते हैं, अमेरिका में हर स्टेट में लाइसेंस लेना पड़ता है। तो अलग अलग रेगुलेटरी, हर जगह अपने अपने लोग बाल खो जाते हैं रेगुलेटरी इश्यूज को लेके, वो ठीक है, वो जो है नियम है जी। लेकिन अगर मैं उसको खाली सिंगुलरली मार्केट के हिसाब से देखूं तो अमेरिका में बिकॉज ऑफ टिकट साइज आप रिलेटिवली छोटा ऑपरेशन भी बहुत अच्छे से चला सकते हैं। और इंडिया में क्योंकि हमारा टिकट साइज कम है तो एफिशिएंसी लाने के लिए हमें बड़ा स्केल चाहिए होता है, इसलिए हमें लगता है 23 बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि हमें स्केल बहुत बड़ा चाहिए। अच्छा, हम अपने सेक्टर की एक मिड टियर कंपनी है, हमारे यहाँ 3000 लोग हैं। अमेरिका में 3000 लोग वाली बीमा कंपनी शायद पहली 10 या 12 होंगी, बाकी सब कोई 400, 500, 1000 ऐसे, राइट। और ये खाली अमेरिका की बात नहीं है, एशिया का मार्केट थोड़ा सा अलग है। अच्छा। एशिया का मार्केट इन जनरल ज्यादा इंडिया की तरह है, आपको पेनिट्रेशन चाहिए, टिकट साइज सारे एशिया में छोटा है। लेकिन विद इन एशिया अगर आप थोड़े से एडवांस मार्केट देख ले, जापान देख ले, जापान सबसे एडवांस है, जापान का हाईएस्ट पेनिट्रेशन है सारी दुनिया में। सिंगापुर, प्रोटेक्शन गैप सिंगापुर में शायद अब 12 या 14% है बस, राइट। तो हम पहुंचेंगे वहां। रास्ता हमारा उबड़ खाबड़ रहेगा, हर चीज की तरह हमारा रास्ता उबड़ खाबड़ रहता है, बहुत सारी नई नई चीजें अचानक संभालनी पड़ती हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि एक ऐसे देश में जहां सोशल सिक्योरिटी, स्पेशली स्टेट प्रोवाइडेड सोशल सिक्योरिटी है ही नहीं, राइट। तो अगर स्टेट प्रोवाइडेड सोशल सिक्योरिटी नहीं है तो आप अपने परिवार की सुरक्षा को कैसे संभालेंगे? तो बिना जीवन बीमा के आपके पास रास्ता नहीं, वो तो सबको चाहिए ही चाहिए, वो बढ़ता रहेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन बढ़ता रहेगा। सरकार ने कुछ कोशिशें करी हैं, पीएमजेजेबीवाई, प्रधानमंत्री जन जीवन बीमा योजना, अच्छी स्कीम है, 2-2.5 लाख रुपए का सबको कवर मिलता है, 400-450 रुपए का प्रीमियम लगता है। लेकिन 2 लाख के कवर से आज के देश में तो नीचे के तबके पे भी कुछ नहीं होता। ये जरूर होता है कि अवेयरनेस बनती है। मैंने 2 लाख भी खरीदा। आपको बड़ी इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक बताइए। हमारी इंडस्ट्री की ग्लोबल एसोसिएशन है लिमरा जी। लिमरा दुनिया भर की रिसर्च करती है। तो लिमरा की एक रिसर्च है कि जो इंसान अपनी जिंदगी में एक बार जीवन बीमा खरीदता है वो 7 बार खरीदता है। सो द इशू इज टू गेट यू स्टार्टेड फर्स्ट टाइम, शुरुआत फर्स्ट टाइम। एक बार आप खरीदेंगे तो फिर आप बार बार खरीदेंगे। तो ये बताइए कि ये अल्टीमेटली इंश्योरेंस विल ऑलवेज बी अ पुश प्रोडक्ट टिपिकली। बिल्कुल। ये पुश से पुल कभी होगा कि मैं खुद चला के कभी खरीदूं, या मुझे हमेशा ही पुश किया जाएगा, चाहे वो एजेंट हो, चाहे हाउ डज दैट वर्क? मैंने अपनी आधी जिंदगी जीवन बीमा में निकाल दी जी। आधा जीवन जीवन बीमा में निकला है मेरा। तो और मैंने दुनिया में किसी भी मार्केट में जीवन बीमा को पुश से पुल में जाते अभी तक देखा नहीं है। अच्छा। क्योंकि ना ये फेल्ट नीड नहीं है। मुझे, आपको, किसी को ये नहीं लगता कि आज सुबह जब मैं बिस्तर से निकलूंगा तो मैं बोलूंगा आज ना जीवन बीमा खरीदना। आप खड़े होकर बोलते आज मेरे को टीवी खरीदना है, मेरे को गाड़ी खरीदनी, मोबाइल खरीदना है नया। कोई कभी उठ के नहीं बोलता कि मेरे को जीवन बीमा खरीदना, क्योंकि जीवन बीमा की फेल्ट नीड नहीं है। वो फेल्ट नीड होती है जब आपकी जिंदगी में कोई झटका लगता है। कोविड हुआ, अचानक सबको लगा अरे ये तो हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है, करवा लेना चाहिए, जीवन बीमा ले लो, हेल्थ इंश्योरेंस ले लो, जरूरी। ट्रांजिएंट होता है, वो फीलिंग चलती है 1-1.5-2 महीना। आपके अपने पर्सनल कोई ट्रेजेडी हो जाती है, आपके आसपास आपको कोई ट्रेजेडी दिखती है, वो आपके लिए एक पुल क्रिएशन है। लेकिन ये सब ट्रांजिएंट।
2-3 महीने बाद आप अपनी वापस पारंपरिक जीवन में घुस जाते हैं, फिर आपको बिल्कुल याद नहीं रहता कि ये जीवन बीमा कराना है। या फिर मार्च में याद आता है जब वो टैक्स भी सेविंग के साथ एक्चुअली अच्छा मुझे लगता है टैक्स का बेनिफिट रहा नहीं। अब नहीं रहा। तो मार्च की जो पीक है ना, वो हमारी बनाई हुई है। हमें लगता है हमारे टारगेट हो गए ये होगा, तो मार्च में सारा जोर लग जाता है, क्योंकि हिस्टोरिकली होता है कि मार्च बड़ा है, तो मार्च सब लोग बड़ा करते हैं, मेहनत करते हैं। अब मुझे नहीं लगता कि टैक्स की वजह से बहुत ज्यादा सेल इंश्योरेंस की होती है। लार्जली अब जो सेल है वो 2 कारणों से, या तो जो थोड़ा सा एजुकेटेड कस्टमर है जो वाकई जीवन बीमा के लिए खरीद रहा है। टर्म इंश्योरेंस, जब मैं 25 साल पहले इस बिजनेस में आया था तो जीरो थी। इंडिया में टर्म प्रोडक्ट ही नहीं था। प्राइवेट इंडस्ट्री जब आई तो टर्म लेके आई। आज नियरली 5 से 6% टर्म की सेल है इंडस्ट्री की, और वो इसलिए भी है क्योंकि अवेयरनेस बढ़ी है। ये वो वाला कस्टमर है जो पुल वाला कस्टमर है। अच्छा, ये वो कस्टमर है जिसको पता है कि मेरे को जीवन बीमा चाहिए, और सिर्फ लेकिन बीमा ही चाहिए। अब सिर्फ बीमा ही चाहिए, और वो जाता है और वो बीमा लेता है अपने लिए, अपने परिवार के लिए। और इसमें से बहुत सारे कस्टमर वो है जो ऑनलाइन जाके खरीदते हैं। तो ये रिलेटिवली वेल एजुकेटेड, अच्छा, जिसको थोड़ा फाइनेंशियल प्लानिंग मैनेजमेंट समझ में आता है, जिसको ये समझ में जाता है कि आपके फाइनेंशियल प्लानिंग की फाउंडेशन पहले इंश्योरेंस से शुरू होती है। कवर योर रिस्क, देन एवरीथिंग एल्स विल फॉलो। यस, राइट? इंश्योरेंस इज नथिंग बट रिस्क कवरेज। एंड व्हाट इज द रिस्क दैट यू लिव विद इन लाइफ? आप किसके रिस्क? आपका सबसे बड़ा रिस्क क्या है? आपका सबसे बड़ा रिस्क है कि आप अपनी पूरी जिंदगी जी ही नहीं पाए, लेकिन आपका परिवार तो है, वो तो जिएगा। तो वो कैसे रहेंगे? ये चीज हमें आमतौर पे सूझती नहीं है। जब कोई आके हमारे को समझाता है तो हमको झंझोड़ देती है बात। कह रहे अगर मेरे को कल सुबह कुछ हो गया तो मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा? तो फिर यहां एक सवाल मैं आपसे बहुत बेसिक पूछता हूं। अगर मुझे इंश्योरेंस कराना है सुमित, कितना इंश्योरेंस कराना चाहिए मुझे? क्या मैट्रिक्स मुझे सोचना चाहिए? बिकॉज़ ऑनेस्टली मैंने खुद भी इस पे नहीं सोचा है। करा रखा है। इसको ऐसे देखते हैं, आप जीवन बीमा किस लिए ले रहे हैं? आप जीवन बीमा अगर आप प्योरली इसको देखें तो आप इसलिए ले रहे हैं कि अगर मैं नहीं रहा तो मेरे पीछे मेरा परिवार वो लाइफस्टाइल मैनेज कर सके जो उनको आज दे रहा हूं। अच्छा, ठीक है, वेरी नाइस। हाँ, तो बेसिक, मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा पढ़े, अच्छे स्कूल में पढ़े, उसका खर्चा है। 10-12 साल 15 साल बाद अगर कॉलेज जाना है, उसका खर्चा है अच्छे कॉलेज में जाने का। मेरी फैमिली अगर आज इस 3 बेडरूम घर में रहती है, अच्छे से रहती है, एक अच्छी जगह रहती है, तो वो इसमें रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो लोग दरिद्रता में आ जाएं। राइट? ये सब वेरी बेसिक एम्बिशन। ठीक है। हम नहीं चाहते कि हमारा परिवार कभी, कोई भी हम में से नहीं चाहता कि हमारा स्टेटस गिरे। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हमारा ओहदा बढ़े। गिरने की तो एस्पिरेशन कोई नहीं रखता, लेकिन डेथ से गिर जाती है। तो अगर आप इसको एक थंब रूल देखें तो मैं ये कहता हूं कि ऑन एन एवरेज आपको अपने 8 से 10 साल ऑफ एनुअल इनकम का कवरेज चाहिए। तो अगर आप करोड़ रुपए कमाते हैं, आप 50 लाख रुपए कमाते हैं, तो आपको 5 करोड़ का कवरेज तो चाहिए कम से कम। आज मैं जो कमा रहा हूं, मेरी 10 साल की इनकम कम से कम। क्योंकि मैं ये मान के चलता हूं कि अगर आज आपको 5 करोड़ मिला जी, आपने उसको कहीं इन्वेस्ट किया, आप एकदम सेफ इन्वेस्ट करते हैं, 6 से 7%, 8% आपको मिलता है, उसमें आप बाय एंड लार्ज अपना खर्चा निकाल सकते हैं। ठीक, थोड़ा सा कट करना पड़ेगा, लेकिन आप निकाल सकते हैं। आपका वो मूल सेफ है एकदम। तो 8 से 10 साल, मेरा मानना 8 से 10 टाइम ऑफ योर एनुअल इनकम जो भी आपकी है, कम से कम आपको बीमा उतना कराना होना चाहिए। इसका मतलब ये भी है कि अगर जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती है, मेरी इनकम भी बढ़ती है जी। तो ये अमाउंट भी फिर विद एज बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? इसको देखने के 2 तरीके हैं जी। एक तरीका तो ये है कि क्या मैं अपनी इंश्योरेंस ऐसे खरीदूं और मैं जितने टाइम रहूं कि मैं उसको हर 2-3 साल में थोड़ा बहुत बढ़ाता रहूं, राइट? क्योंकि मेरा जिंदगी में होपफुली इनकम बढ़ रही है, स्टेटस बेटर हो रहा है, पैसे आते तो खर्चे भी बढ़ जाते, आदतें भी बिगड़ जाती हैं, तो ये सब तो होता है। तो आप वो कर सकते हैं, बहुत लोग करते हैं। जैसे मैंने आपको बोला, जिंदगी में एक बार खरीदते तो 7 बार खरीदते हैं।
वो इसीलिए होता है क्योंकि आपकी जरूरतें बढ़ती रहती है और आपको कवरेज चाहिए होता है। अच्छा, तो आप अपना कवरेज बढ़ाते रहते समझ गया। हैं, राइट। तो आप रहेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहना चाहिए। और फिर स्टेज है, राइट। आपका रिस्क क्या है? आप आज 50 साल के हो गए, 55 साल के हो गए, बच्चे पढ़ लिख चुके हैं, अपनी जिंदगी शुरू कर रहे हैं। अब आपको शायद इतना पैसा नहीं चाहिए, आपको बच्चों का ख्याल नहीं करना, राइट। अब आपको लेकिन अपने रिटायरमेंट का सोचना है। यस। तो अब आपको उस तरह से अपना एडजस्ट करना पड़ता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अपना रिस्क और वो प्रोफाइल इस तरह से एडजस्ट करनी पड़ती है कि आप ये सब मैनेज कर सकें। तो फाउंडेशन टर्म इंश्योरेंस, उसके ऊपर कई बार सेविंग्स रिलेटेड इंश्योरेंस, स्पेशली आजकल जो गारंटीड प्लान है, आपको 5.5, 6, 6.5% थोड़ा बहुत टैक्स एडजस्टमेंट भी मिल जाता है। गारंटीड ओवर 20-25 ईयर्स कौन सी चीज देती? नहीं देती। जीवन बीमा ही है, तो वो भी लोगों के उसमें होना चाहिए। मैं तो बड़े बड़े स्मार्ट लोग बोलता हूँ, वेरी वेल एजुकेटेड, वेरी वेल फाइनेंशियली प्लान्ड पीपल, जो ये नॉन पार जिसको हम कहते हैं गारंटीड रिटर्न प्रोडक्ट, उनके पोर्टफोलियो में हमेशा रहता है। ये तो अलग है, ये चाहिए क्योंकि ये गारंटीड है इसमें। तो और अगर आप 5.5-6 गारंटी दे रहे हैं, यू आर बीटिंग इन्फ्लेशन। बिल्कुल, बिल्कुल। वो सबसे पहली रिक्वायरमेंट ही होनी चाहिए कि एटलीस्ट। वाह। मैं आपको आपका इन्वेस्टमेंट रिस्क, री इन्वेस्टमेंट रिस्क कभी कर रहा हूं। मैं आपको बोल रहा हूं इंटरेस्ट गिरे चाहे ना गिरे, मैं तो आपको 5.5-6 दूंगा। वो रिस्क मैं ले रहा हूं, आप नहीं ले रहे। अदरवाइज री इन्वेस्टमेंट का रिस्क एज अ कस्टमर आपका होता है। आपके पैसा गया अब, लेकिन मार्केट में 3 ही मिल रहा है, अब मैं क्या करूं? तो हम वो रिस्क भी ले रहे हैं। और ये हम अकेले, इतना लंबा री इन्वेस्टमेंट रिस्क और कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट नहीं लेता, खाली हम लेते हैं। जो अगला सवाल है वो मैं सेक्टर को समझने के लिए इनसे कर रहा हूं, लेकिन जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन, ये किसी शेयर का रिकमेंडेशन नहीं है। भले ही हम LIC की बात करें, मैक्स की बात करें, एडलवाइस की बात करें, दिस इज नॉट अबाउट एनी स्टॉक रिकमेंडेशन एनीथिंग। ये सिर्फ मैं इनसे कुछ सीखना चाह रहा हूं। तो सुमित जी, अब ये बताइए कि अगर मैं एक इन्वेस्टर की हैट पहन लूं, मैं एक कंपनी को कैसे इवैल्यूएट करूं कि LIC अच्छी है या मैक्स अच्छी है, या ये सेक्टर अच्छा है, या रेगुलेटरी चेंज है तो इसके लिए अच्छा होगा बुरा होगा? क्या चीजें देखनी चाहिए? तो अजय, हमारा जो ये बिजनेस है जी, ये इसका नेचर थोड़ा सा अलग है, तो उसको इवैल्यूएट भी थोड़ा सा अलग तरीके से करना पड़ता है। अलग क्या है? नेचर क्यों अलग है? नेचर इसलिए अलग है क्योंकि आप फॉर एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं, आप टीवी बनाते हैं, आपने टीवी बनाया, उसकी एक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आई, उस पर आपने थोड़ा प्रॉफिट लगाया, मार्केट में बेचा। मार्केट आपको कैसे इवैल्यूएट कर रहा है? पीई पे कर रहा है कि भाई जी, एक बार मेरा आपके साथ ट्रांजैक्शन खत्म हो गया, आपने टीवी ले लिया, मैंने टीवी बेच दिया, हमारा ट्रांजैक्शन खत्म, ये डन है। जो प्रॉफिट बुक करना था मैंने कर लिया, हो गया। हमारा बिजनेस ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे बिजनेस में क्या, आप मेरे पास आए या मैं आपके पास आया, मैंने आपने एक जीवन बीमा पॉलिसी खरीदी, अब आपने मेरे को बोला ये सुमित जी मैं ना अब आपको 15 साल प्रीमियम दूंगा। ठीक है, ठीक है, और आप मेरे को 25 साल कवर करोगे या 30 साल कवर करोगे। अब इसमें क्या हो गया, ये ट्रांजैक्शन तो शुरू हुआ है खाली, लेकिन कल्विनेट तो 30 साल बाद होगा, या अगर पहले डेथ हो जाती है तो डेथ में होगा, राइट। अब मैं क्या असेस कर रहा हूं? मैं असेस कर रहा हूं कि आपने मेरे को 15 साल का प्रॉमिस किया कि आप देंगे प्रीमियम। यस। अब मेरे को पहले तो ये देखना कि आप देंगे कि नहीं देंगे। बहुत सारे लोग नहीं देते, छूट जाता बीच में, डिसिप्लिन नहीं होता, या जरूरतें बदल जाती हैं, राइट। तो पहले तो मेरे को ये असेसमेंट लगाना है कि अगर आज मैंने 100 लोगों को 15 साल का प्रीमियम पेमेंट वाला प्रोडक्ट बेचा, तो 100 में से 15 साल बाद कितने लोग बचेंगे, और अलोंग द वे कितने लोग हर साल रहेंगे और कितना प्रीमियम आएगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं खाली आज जो पैसा आया वो नहीं देख रहा, मैं तो ये देख रहा हूं कि आज जो पैसा आया और जो इसके साथ प्रॉमिस आया अगले 15 साल का, उस प्रॉमिस में से कितना फुलफिल होगा। तो हमारा ये, अब आप वो डिस्काउंटेड कैश फ्लो जैसे कहते हैं कि भैया कब पैसा आएगा, उस पर देखना पड़ता है। तो उसके लिए हमारी एक अलग मैट्रिक्स होती है जिसको हम एम्बेडेड वैल्यू कहते हैं। एम्बेडेड वैल्यू क्या है? खाली ये है कि आपका जो बिजनेस आ रहा है उसकी फ्यूचर वैल्यू क्या है। आज आपने अपने धंधे में कितनी वैल्यू एम्बेड कर दी जो आपको फ्यूचर में जाके मिलेगी। तो हमारे यहाँ पीई पे डिस्काउंटिंग नहीं होती, हमारे यहाँ ईवी पे डिस्काउंटिंग। हाँ, बिल्कुल, हम एम्बेडेड वैल्यू, एम्बेडेड वैल्यू, बिल्कुल। तो वो एक नंबर है, ठीक है।
दूसरा होता है वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस, जिसको हम आम धंधे में मार्जिन कहते हैं। हमारा भी मार्जिन होती है, लेकिन हमारी मार्जिन अब डिस्काउंटेड है कि तो अगले 10 साल तक पैसा आना है, कुछ रहेगा कुछ चला जाएगा। तो इसकी आज वैल्यू क्या है? अगर आज मैंने 100 रुपए का माल बेचा तो मैंने उसे कमाया कितना? 10% कमाया, 20% कमाया, जिसको ग्रॉस ऑपरेटिंग मार्जिन कहते हैं आम धंधे। तो एक हो गई ईवी, एक हो गई वीएनबी, एक हो गई वीएनबी। अब ये दो बड़े हैं। आप इस धंधे को अब अगर इवेल्युएट करना चाहते हैं, अब इसमें सिर्फ एक चीज और है, इसमें बहुत सारे एजम्पशन है जी। राइट। आज मैं 25 साल का एजम्पशन बना रहा हूं, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा, मैं इसको ट्रू अप करता रहूंगा। सपोजिंग मैंने सोचा था कि मेरे पास 80 कस्टमर 5 साल बाद बचे होंगे, अगर मैंने 100 कस्टमर को बेचा, अब मेरे पास 85 हैं। तो अब नॉर्मली आप सोचोगे तो अच्छा ही होगा, ज्यादा लोग रह गए, बट जरूरी नहीं है। डिपेंड्स ऑन मेरी कमिटमेंट क्या है, क्या पे आउट करना है। अगर मैंने अज्यूम किया कि 80 हैं और 5 का प्रॉफिट बाकी 80 में डिस्ट्रीब्यूट होगा और वो नहीं मिल रहा, तो ये डाउन भी हो सकता है। यस राइट। तो आपको अपने एजम्पशंस अलोंग द कोर्स ऑफ द बिजनेस आप उसको ट्रू अप करते रहते हैं, तो वो थोड़ा बहुत एडजस्ट होता रहता है। सो यू हैव टू लुक एट इट एवरी ईयर। मैंने इस साल बुक कर दिया तो हो गया, तो हर साल देखना पड़ता है नए प्रोडक्ट में, फिर उस हिसाब से अपने आप को एजम्पशंस को मॉडिफाई करना पड़ता है कि अब कैसा दिखना चाहिए। तो थोड़ा सा टेढ़ा है ये खेल। ये खेल आसान नहीं है, इसमें बड़े सारे एजम्पशंस हैं। लेकिन अगर आप मोटा मोटा देखें तो ईवी का मल्टीपल, राइट, नॉर्मली इंडिया में 2 से 3 टाइम का मल्टीपल मिल जाता है ईवी का। दूसरा तरीका स्पेशली फॉर हाई ग्रोथ कंपनीज, नई कंपनीज जिनकी शायद ईवी इतनी नहीं बनी है, थोड़ा रिलेटिवली लेसर यूज है मल्टीपल ऑफ वीएनबी। नॉर्मल धंधे में आप मल्टीपल ऑफ सेल्स को एक तरीका देखते हैं, ये मल्टीपल ऑफ वीएनबी का एक तरीका है। मल्टीपल ऑफ वीएनबी 25 टाइम 30 टाइम कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट योर व्यू ऑफ वीएनबी, क्वालिटी ऑफ वीएनबी एंड रिपीटेबिलिटी ऑफ वीएनबी। इनफैक्ट मुझे याद है सुमित जी, जब सेक्टर प्राइवेटाइज हुआ था और नई नई कंपनियां लिस्ट भी हो रही थी, ईवी इतनी बनी नहीं थी। करेक्ट। तब हम मल्टीपल वीएनबी देखते थे, एंड देन ऑब्वियसली द अदर मैट्रिक्स वी यूज्ड टू सी वाज परसिस्टेंसी। बिल्कुल। कि जो आपने कहा ना कि अगर 100 लोगों को दिया, कितने लोग रहते हैं। बिल्कुल। तो वो परसिस्टेंसी क्या है? परसिस्टेंसी इज द बिगेस्ट इंडिकेटर ऑफ द क्वालिटी ऑफ योर बिजनेस। यस। आप क्या बेच रहे हैं, क्या कस्टमर के हित में बेच रहे हैं, और कस्टमर रहना चाहता है कि नहीं रहना चाहता। अगर आपकी परसिस्टेंसी खराब है तो चांसेस आर कि आपका धंधा आगे चल के गड़बड़ी होगा। कस्टमर ना खुश कस्टमर तो ना आपको रिकमेंड करेगा, आपको 4 गाली भी देगा। अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, गाली देने में तो बहुत आसानी है, ट्रोल करने में तो बड़ी आसानी है आजकल, तो आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। तो परसिस्टेंसी इज अ वेरी गुड इंडिकेटर ऑफ द क्वालिटी ऑफ द फ्रेंचाइज। राइट। फाइनेंशियल इंप्लीकेशन तो है ही है, बट मेरे लिए फाइनेंशियल से ज्यादा उसकी एंटरप्राइज की क्वालिटी, कि आपका ये जो फंडामेंटल अंडरलाइंग एक बिजनेस है, क्या इसकी फाउंडेशन सॉलिड है। वो अगर आपकी सॉलिड, आपकी परसिस्टेंसी अच्छी है तो आप चला सकते हैं धंधा को। अप डाउन होता रहेगा, वो तो हर धंधे में होता है। सो मैं अगर इन्वेस्टर हूं, आई हैव टू लुक एट ये 3 चीजें, ईवी, वीएनबी, परसिस्टेंसी। साथ में एपी विच इज प्रीमियम न्यू सेल, कि हर साल कितना नया तो ये 4 चीजें हैं, ये 4 आपके बड़े पैरामीटर्स, राइट, कि क्या हो रहा है। अब मैं उसमें टेक्निकलिटी में घुसना चाहूँ तो बहुत सारी चीजें हैं, बट हाई लेवल पे अगर आप इसको एज अ रिलेटिवली सिंपल इन्वेस्टर इसको देखना चाहे तो ये 4 चीजें आपको देखनी चाहिए। ये 4 चीजों पे आप अलग अलग बिजनेसेस को कंपेयर कर सकते हैं क्या है। उसके बाद फिर तो डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेंथ क्या है, किस तरह से आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बहुत सारी और चीजें हैं जिसमें आप घुस सकते हैं। बट ये 4 चीजें ब्रॉडली आपको फर्स्ट लेवल अंडरस्टैंडिंग देती हैं किसी भी इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस का। तो जिस तरह आप कह रहे हैं कि इतिहास में कितने कस्टमर ने आपसे सामान लिया, कितने लोग रुके, उसमें कितने लोगों को कुछ दिक्कत हुई नहीं हुई, बहुत सारे कस्टमर्स हैं, राइट जी। एलआईसी के तो करोड़ों हैं, आपके भी लाखों हैं, लाखों कस्टमर का डेटा अक्रॉस। सो ये बहुत बड़ा एक डेटा गेम ही है। बहुत। जो हम एक्चुअली की बात करते हैं ना कि 1 लाख लोग थे, उसमें इतने लोग 85 साल जिए, ये 80 साल जिया, तो अगर, राइट। और जहां डेटा गेम आता है वहां मैं आजकल सीधा एआई भी सोचता हूं। बिल्कुल। तो पहले डेटा गेम के बारे में बताइए कि आप अलग क्या कर रहे हैं टेक्नोलॉजी यूज करके, एंड देन सेकेंड क्वेश्चन विल बी, डज एआई हेल्प यू डिजाइन बेटर प्रोडक्ट, कि आई कैन प्रेडिक्ट लाइफ साइकिल्स बेटर एंड देयरफॉर
मैं सस्ते या महंगे प्रोडक्ट भी कस्टमाइज कर सकता हूँ इंडिविजुअल लेवल। तो दो चीजें हैं। अगर मैं पहले डेटा की बात करते जी। हैं, डेटा हमारे बिजनेस में बहुत सारा आता है, इतना आता है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपको किस चीज के लिए क्या चाहिए। आपके पास कस्टमर की पर्सनल डिटेल्स हैं, आपके पास उसकी बैंकिंग डिटेल्स हैं, आपको काफी हद तक ये पता है कि वो कितना पैसा अलग कर रहा है, सेव कर रहा है, राइट? आप मोटा मोटा ये सब पता लगा सकते हैं। आपको ये पता है कि मैं ये वाली प्रोफाइल का कस्टमर देखता हूं तो मुझे ये दिखता है कि इसको मैंने अंडर सेल कर दिया, ओवर सेल कर दिया, राइट? तो ये तो एक बेस लेवल का डेटा जी। लेकिन डेटा को जब तक आप अच्छे से लेबल करें और ऑर्गेनाइज ना कर पाए तो उस डेटा का कोई फायदा नहीं है। हमारी और क्वालिटी ऑफ डेटा, आपने सीधा सा उदाहरण देता हूं, आपने, मेरा नाम सुमित राय है, जिसने डेटा एंटर किया उसने सुमित्रा राय कर दिया, अब बदल गया। अब सो डेटा की क्वालिटी, उस पर चेक करना, एड्रेस, पिन, छोटी छोटी चीजें, क्योंकि अगर मेरे पास उसकी कॉन्टैक्ट एड्रेस डिटेल मैंने गलत डाल दी तो मैं दोबारा अगर उसके पास जाना चाहता हूँ या उससे रिन्यूअल भी ले जाऊँ तो मैं कैसे करूँ, नहीं कर सकता। तो एक पार्ट आपका डेटा की क्वालिटी कैसी है, कितनी एक्यूरेट है, राइट? और आप उसको किस तरह से लेबल कर रहे हैं और सेटअप कर रहे हैं अपने सिस्टम में कि अगर आपको कुछ रन करना हो, उस पे उसमें से कुछ इंफॉर्मेशन निकालो, इंटेलिजेंस निकालनी हो, तो मैं कैसे निकालूं। तो वो एक पार्ट है। सो डेटा ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसपे हमने पिछले 3 साल में बहुत काम किया। अच्छा, कि हम अपना डेटा ऑर्गेनाइज कैसे करें। एवरीथिंग एल्स इज सेकेंडरी टू फर्स्ट बीइंग एबल टू गेट योर डेटा स्ट्रक्चर राइट। यस। तो आपका स्ट्रक्चर सही है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। हमें पिछले 3 साल में उस पर बहुत मेहनत करी है, क्योंकि हमें यह भी दिख रहा था कि आगे एआई के जमाने में अगर आपका डेटा का स्ट्रक्चर सही नहीं है तो आप तो एकदम रेस में पीछे रह जाएंगे, आप कुछ नहीं कर सकते, राइट? क्योंकि जिसका डेटा का स्ट्रक्चर अच्छा है उसकी एबिलिटी टू गेट इनसाइट आपसे कहीं ज्यादा अच्छी है। दूसरी चीज जो हमें लगता है, मुझे पर्सनली काफी लगता है कि हम ना हर प्रोडक्ट में अब हम लॉन्ग टेल के जमाने में, राइट? जब मैं स्टोर में जाता था तो स्टोर में क्या दिखाता, स्टोर मेरे को वो 5 सबसे जो ज्यादा आइटम बिकते हैं या ब्रांड बिकते हैं किसी एक आइटम के, वो 5 चीजें दिखाता है। वही जब मैं अमेजोन पे जाता हूं, फ्लिपकार्ट पे जाता हूं, तो मेरे को उस लेट्स से एयर प्यूरिफायर के 30 वैरायटी दिखती है, और उसमें मेरे को अगर एक पर्टिकुलर वैरायटी का चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। इसको जो लॉन्ग टेल कहते हैं। यस यस यस। इंश्योरेंस हैज नेवर ऑपरेटेड ऑन लॉन्ग टेल। ओके। इंश्योरेंस हैज ऑलवेज ऑपरेटेड ऑन Few लार्ज products to कोहॉर्ट्स, many people, correct, लार्ज large कोहॉर्ट्स। cohorts, yeah. कि मैं आप प्रोडक्ट बना रहा हूं, ये प्रोडक्ट मेरा 25 साल से लेके 60 साल तक सबको बिकेगा। एज के लिए मैं प्राइसिंग एडजस्ट कर दूंगा, एज के लिए मैं रिटर्न एडजस्ट कर दूंगा। बट इन दिस वर्ल्ड ऑफ एआई आई थिंक हम अब उस तरफ जा रहे हैं जहां इंश्योरेंस आपको लॉन्ग टेल दिखेगी, जहां पे एक कस्टमर जाके ड्रैग एंड ड्रॉप करके पिक एंड चूज करके अपना प्रोडक्ट खुद बना पाएगा, राइट? लेकिन वो हो नहीं सकता जब तक आपके एकदम डेटा सही ना हो। जब, क्योंकि अगर आपका एक एजम्पशन थोड़ा भी इधर से उधर हो गया तो आपको मोटा नुकसान हो सकता है, और हमें दिखता है काफी तरह के रिस्क होता है। एक रिस्क ये भी है कि आपके एजम्पशंस होल्ड आउट कर रहे हैं, ट्रू आउट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो एआई से मुझे ये लगता है कि आप 2 चीजें कर पाएंगे। अगर मुझे पता है कि अजय शर्मा हैं, अजय शर्मा ऐसे दिखते हैं, ऐसे पढ़े लिखे हैं, इस तरह का काम करते थे, फिर इतना पैसा कमा लेते हैं, ये सब चीजें तो मुझे दिखती है, मेरे पास जी है, राइट? अब अगर अजय शर्मा 2 मेरे पास आते हैं तो क्या मैं ये रिकॉग्नाइज कर पा रहा हूं कि ये अजय शर्मा 2 अजय शर्मा 1 की तरह हैं? शायद इनको वो दिखाना चाहिए जो अजय शर्मा 1 ने खरीदा, क्योंकि वो इनको ज्यादा सूट करेगा। वो एक तरीका है, इंटरेस्टिंग, ओके, राइट? दूसरा तरीका ये भी है कि अजय शर्मा 2 और क्या चीजें कर रहे हैं, तो क्या मैं फटाफट, अब तो डेटा इतना आसानी से दिखता है, तो मैं देख सकता हूं कि अजय शर्मा ने 2 जी ने ये पिछले 1 हफ्ते में या 2 हफ्ते में ये काम करे, सोशल मीडिया पे ये गए, ये कल कंबोडिया घूम के आए, ये सब किया है। तो ये क्या मैं ऑन द फ्लाई एआई वगैरह यूज करके इनके लिए एक ऐसा कॉन्स्ट्रक्ट बना सकता हूं जो एकदम टिपिकल इनकी लाइफस्टाइल, इनकी सेविंग हैबिट्स वगैरह पे फिट बैठता हूं। ये आज तक पॉसिबल नहीं था, अब पॉसिबल हो सकता है। मैं एक यहीं सिंगापुर में एक और दोस्त से मिला,
उन्होंने मेरे को बड़ी अच्छी एक हाइपोथेसिस सुनाई, बहुत इंटेलिजेंट इंसान है वो, मेरे से बहुत आगे सोचते हैं। तो मैं उनसे हम यही डिबेट कर रहे थे कि भाई चलिए डेटा पे और डेटा के बेसिस पे रिकमेंडेशन करना एक चीज है। हम डिबेट ये कर रहे थे कि क्या एआई के बेसिस पे आप सेल्स कर पाएंगे, क्या एक एआई एजेंट कल को एक रियल एजेंट को रिप्लेस कर सकता है। वाह, इंटरेस्टिंग। ओके, मैं थोड़ा सा ओल्ड फैशन हूं, वो भी मेरे जितनी, वो उन्होंने भी, वो एक्चुअली हैं जिंदगी में 25-30 साल उन्होंने इस में लगा दी, अपने एक कंपनी फाउंड करके बेच दी, इंश्योरेंस कंपनी बना के बेच दी, सो ऑन। उनकी थ्योरी बड़ी इंटरेस्टिंग थी, मुझे पता नहीं वो सच होगी कि नहीं होगी, बट इंटरेस्टिंग थ्योरी थी, दिमाग में बैठी हुई है वो। इसलिए इस वक्त कल को ना आपको अवतार दिखेंगे। अजय शर्मा 2 को अगर इस तरह के लोग पसंद है तो अवतार दिखेगा उनको, एक एआई जनरेटेड अवतार जो वैसा होगा जैसे अजय शर्मा को लोगों से पसंद है इंटरेक्ट करना, और वो उनसे वैसे ही बात कर पाएगा जैसे वो बात करते हैं। देयरफॉर द रिलेटेबिलिटी इज मच हायर and the possibility of conversion is therefore exponentially higher. मेरे ख्याल से अगर ये हुआ तो अभी लगेगा इसको 8-10 साल 15 साल तो लग जाएगा मेरे ख्याल से, जहां उस लेवल पहुंचे। वही ही सेड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। ही सेड आज आप किसी से भी इंटरनेट पे बात कर रहे हो, आपको क्या गारंटी है कि आप एक इंसान से बात कर रहे हो किसी और से बात कर रहे हो, ये जो इंसान वो बोल रहा है वो है भी कि नहीं। आप ऐसे भी बहुत सारी चीजों में अवतारों से बात कर रहे हो, ये एक अलग तरह का है। बिल्कुल, राइट। सो आई फाउंड दैट वेरी इंटरेस्टिंग। इट्स अ वेरी यूनिक टेक on what AI can do in our business, and I am mentioning this in all honesty क्योंकि ये किसी और का आइडिया, मेरा आइडिया नहीं है, बट मुझे बहुत बम्बई की भाषा मुझे चमक गया। अच्छा है, चमक गया। तो वो भी एक तरीका है सोचने का। तो आई थिंक कुछ चीजें बड़ी ऑब्वियस हैं, डेटा एनालिटिक्स, कस्टमर सर्विस, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक इंडिया वेयर वी डील इन लार्ज नंबर्स। यस, राइट। हम वो बात कर रहे थे 200 कंपनी और 500 कंपनी, अमेरिका में 700 कंपनी। हमारे यहाँ एक एक कंपनी दिन में जितने ट्रांजैक्शन करती है वो कंपनियां पूरे साल में नहीं करती। राइट। तो हमारे, और देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन इज वेरी हाई कंपेयर टू दो सेटअप्स। तो वो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन कम करने में आई थिंक एआई, एजेंटिक एआई वगैरह जैसी बातें हो रही है, आई थिंक बहुत फर्क पड़ा। ऑलरेडी बॉट्स से बहुत फर्क पड़ा। अच्छा। बट दिस विल ओनली गेट बेटर। आई कैन एक्चुअली एनविसाज अ फ्यूचर जहां सारी कस्टमर शायद 10 सुपर एक्सपर्ट्स के साथ चलेगी और बाकी सब कुछ एआई के थ्रू होगा। और आप देयरफॉर जो आपके ये 10 लोग हैं ये सुपर स्पेशलिस्ट, ये वो हैंडल करेंगे जो एआई से नहीं हैंडल हो रहा। और ये बहुत दूर नहीं, ये तो मुझे लगता है आप अगले 3-4-5 साल में आपको दिखना चालू हो जाएगा। सो कस्टमर रिलेशनशिप, कस्टमर सर्विसिंग में काफ़ी यूज़ हो सकता है। इनफैक्ट हमारे एक मित्र हैं ITBHU के, विशाल लाल, एक कमाल की कंपनी चलाते हैं, आपको मैंने एक बार मिलाया भी था। बिल्कुल। जो लैंग्वेज 26 भाषाओं में वो सारे के सारे कॉल्स इंटरेक्शन करते हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आया था। मुझे एक बार लगा कि एक्चुअली कोई सामने में इंसान है। उसने कहा नहीं अजय, वो 14 साल से उसी टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं। अब आप इसी को देखिए, ये कैपेबिलिटी इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम कम से कम 40 तो भाषा बोलते हैं जी। अब मेरे को कस्टमर को सर्विस करना है तो मेरे को, और सबको अंग्रेजी हिंदी नहीं आती, तो मेरे को ये 40 भाषा में से कम 20-25 की कैपेबिलिटी तो रखनी पड़ती है। अब मैं हर तरह लोग बैठाऊं उसका खर्चा है। बट विद दिस लैंग्वेज कैपेबिलिटी इन एआई आपको जरूरत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत सारी चीजें काफी बदल जाएंगी, एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाएगी। एंड देयरफॉर टू माय माइंड अगर वो एफिशिएंसी बढ़ पाती है तो डूइंग इवन मॉडरेट वॉल्यूम्स ऑफ स्मॉल टिकट साइज विल बी मोर प्रॉफिटेबल देन टुडे। यस। आज हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम स्मॉल टिकट साइज हैंडल नहीं कर पाते बिकॉज इट इज हाईली कॉस्ट इनएफिशिएंट। लेकिन इस सब के थ्रू वो हो पाएगा। अब अगला सवाल है, आपकी जर्नी, आपका जो कारवां रहा है, आपने 17 साल पहले तो मैक्स में बिताया, फिर आप एडलवाइज आते हैं और 8 साल में ऑलमोस्ट, पिछले साल ऑलमोस्ट 600 करोड़ की प्रीमियम, और आज 3000 लोगों की टीम आप लीड कर रहे हैं, और 2 साल में शायद आपका ब्रेक इवन पहुंच जाए। तो ये जो पीरियड है ये मुझे संघर्ष का पीरियड ही कहूंगा मैं इसे, राइट, कि आपने स्क्रैच से कुछ बनाना है और उसको,
तो मैं जो ब्रह्मा विष्णु महेश का चार्ट बनाता हूं ना, आपको एक सवाल करता हूं चार्ट को लेकर। ओके। टिपिकली ये है स्टार्टअप, आप शुरू करते हैं, कितनी देर तक आपका ब्रेक ही बनाएगा आपको नहीं मालूम होता है। हाउ डाउन यू विल गो एंड हाउ लॉन्ग इट लास्ट नहीं होता है, राइट। और इस पीरियड को ही मैं संघर्ष का पीरियड बोलता हूं। ओके, लेट्स से दिस इज योर ब्रेक इवन। जिस तरह की हमारी आजकल बात होती है, आपको लग रहा है कि आप इसके करीब आ चुके हैं जी। और कई बार आप कहते हैं ना कि अजय मेरा टेक ऑफ का टाइम आ रहा है 2027 से। पहले इस पीरियड के बारे में बताइए, फिर हम टेक ऑफ की बात करेंगे कि ये जो संघर्ष का पीरियड होता है किसी भी नए व्यापार के लिए, किसी भी नए सीईओ के लिए, कि यार 15-16 कंपनियां आ चुकी हैं, फिर आप शुरू करते हैं, आपको कैपिटल दी जाती है, जाओ व्यापार बनाओ, वो प्रेशर्स हैं, कैसे करते हैं, हाउ डू यू डील विथ इट, एंड जस्ट एन ओपन एंडेड क्वेश्चन। एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है, और मुझे लगता है खाली इंश्योरेंस का नहीं, ये हर धंधे का होता है। यस। बट कुछ एक चीजें इंश्योरेंस की थोड़ी सी अलग है। हमारा धंधा ना एकदम हार्डकोर लोगों का धंधा है। अगर मैं अजय शर्मा के सामने बैठ के फेस टू फेस माल नहीं बेचता तो मेरा माल बिकता ही नहीं है। वो 2-3% ही होता है जो ऑनलाइन जाके खुद खरीद लेता है। 97% आदमी चेहरे आंखों में आंखें डाल के बात करने पे माल खरीदता है। यस। तो पीपल आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल इन आवर बिजनेस। इफ यू डोंट हैव पीपल, everything else is, you can have the best technology in the world, you can have the best systems in the world, you can have the best products in the world. If you don't have the people, it ain't working. नहीं चलता। तो 8 साल में हमने जो बहुत मेहनत करी है वो टीम करने में, वो हमने टीम की स्टेबिलिटी, क्योंकि एक टीम जो साथ रहती है वो स्टेबल होती है, उसको धीरे धीरे एक दूसरे से काम करने का तरीका आ जाता है। कई चीजें अनसेट भी हो जाती हैं कि ऐसे कर लो, सुमित के बैच में सुमित को संभाल लूंगा, हो जाएगा, करो। ये जो ट्यूनिंग और अंडरस्टैंडिंग होती है, विच हेल्प्स अ बिजनेस बिकम एजाइल एंड मूव फॉरवर्ड क्विकली, ये टाइम के साथ आती है और ट्रस्ट के साथ आती है। हमने 8 साल में काफी वक्त ये टीम बनाने में लगाया। जब हम 8 साल पहले शुरू हुए थे, हम लगभग 160 करोड़ का हमारा न्यू बिजनेस हुआ करता था। उस टाइम पे एक ही चैनल होता था। ये जो 8 साल लगे ना अजय, ये वो बैकग्राउंड टेक्नोलॉजी बनाने में लगे हैं जो रॉकेट को टेक ऑफ कराता है। क्या बात है। तो हम, अगर मैं इसको, आजकल इलॉन मस्क के बारे में हर कोई बात करता है, अगर वो उनकी भाषा में बात करूं तो ये अभी हमने इस रॉकेट को बना बनू के सीधा खड़ा किया है। ठीक है, और होपफुली ये हमारा रॉकेट रीयूजेबल रॉकेट है। तो ये नहीं कि एक बार छोड़ा तो फिर गया और फिर नीचे गिर जाएगा, फिर ये चलता रहेगा। तो मैं इसको वैसे देखता हूं थोड़ा सा। और पिछले 8 साल इस रॉकेट को रॉकेट लॉन्च पैड पे खड़ा होकर टेक ऑफ वाली पोजीशन में लेके आने में लगे। लेकिन हाँ, उस पीरियड में एक हमने टीम बनाई अच्छी, हमने अपने जो कुछ क्रिटिकल क्वालिटी पैरामीटर थे उस पर बहुत फोकस किया। मेरा ये मानना है कि सेल्स करना एक तरफ से बहुत मुश्किल होता है और दूसरी तरफ से बहुत आसान होता है। अगर मैं मार्केट में जाके पैसा बांटूं, मैं जितना मर्जी माल बेच सकता हूं, बिल्कुल राइट। लेकिन अगर मैं वो बिजनेस बनाना चाहता हूं जहां पे मैं प्रेडिक्टेबली क्वार्टर पर क्वार्टर सेल कर सकूं, एक सर्टेन एक्सपीरियंस के दायरे में रह के, उसको बनाना बहुत मुश्किल है। उसमें मेहनत लगती है, उस पर सिस्टम्स बनाने पड़ते हैं आपको। हमने पिछले 8 साल में वो सिस्टम्स बनाए हैं कि हम आपको बोल सके कि अजय इस क्वार्टर में मैं 100 करोड़ करूंगा with 99% guarantee that I'll be within 5% of this range. मैं 100 का 95 जाऊंगा, 105 जाऊंगा, 105 से ऊपर नहीं जा पाऊंगा, 95 से नीचे नहीं आऊंगा। Until unless कि कोई बड़ा ही मैक्रो धमाका हो जाए तो अलग बात है, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाए तो अलग बात है, बट अदरवाइज यू नो व्हाट, आपका इंजन कितना रवा है ये आपको पता है। आज हमारे को ये पता है हमारा इंजन कितना रवा है, इसमें कितनी हॉर्स पावर है, ये कितनी दूर तक कितने पेट्रोल में दौड़ सकता है, और मेरे को दोबारा पेट्रोल कब डालना पड़ेगा, राइट। सो दैट predictability in business, in any system is very important, and I think we've spent these last 8 years in building that predictability. हमें पता है हमने क्या बनाया। इसी को अगर मैं अब आगे देखूं
आज क्या है, आज मेरे पास कुछ एविडेंसेस ऑफ सक्सेस है। दीज एविडेंसेस ऑफ सक्सेस प्रोवाइड मी द प्लेटफॉर्म नाउ दैट रॉकेट लॉन्च टू गो टू एन नंबर ऑफ न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड से लिसन, ये मैं कर सकता हूं और मेरे से बेहतर कोई नहीं कर सकता, इसलिए मेरे साथ काम करो। क्योंकि खेल तो ये फाइनली डिस्ट्रीब्यूशन का है, पूरा डिस्ट्रीब्यूशन, सारा डिस्ट्रीब्यूशन का खेल है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हो तो आप बादशाह हो, और अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बना सकते लेकिन आपके पास 5,000 करोड़ भी है तो भी आप रंक हो, क्योंकि वो 5,000 करोड़ डूब जाएगा आपका। तो डिस्ट्रीब्यूशन बनाना इस खेल की सबसे बड़ी बात है। मैं ये नहीं कहूंगा हमने बड़ा सुपरलेटिव काम किया, मैं ये जरूर कहूंगा कि हमने एक अच्छा काम किया है और लाइक से वो प्लेटफॉर्म खड़ा कर दिया जहां से सुपरलेटिव काम भी हो सकता है। वक्त लगता है, ये सब करने में वक्त लगा है। 8 साल कैसे निकल गए मुझे पता भी नहीं चला, राइट। ऐसा लगता है कि कल तो शुरू किया था और 8 साल निकल गए। तो आज हम उस स्टेज पे हैं, अगर मैं आपको देखूं ब्रह्मा विष्णु और महेश वाला, तो हम विष्णु के एकदम बॉटम वाले कर्व पे हैं, बस टेक ऑफ का समय अभी हम टेक ऑफ के लिए तैयार हैं। और मुझे लगता है कि अगले हमारे 5-7 साल बहुत अच्छे होने चाहिए, बहुत इसमें जो ऊर्जा और जो शक्ति दिखेगी वो हमारे पिछले 8 साल से कहीं अलग होगी। मैं ये नहीं कहता ज्यादा होगी या कम होगी, अलग होगी, क्योंकि वो ऊर्जा अलग थी। एक बनाना, मैन्युफैक्चर करना अलग है, उसको रॉकेट में फ्यूल डाल के, प्रोपेन डाल के उसको उड़ाना अलग एनर्जी है। अब वो प्रोपेन वाले स्टेज पे जो भी गोल्फ खेलता है ना, उनसे मैं एक सवाल जरूर करता हूं गोल्फ से रिलेटेड। इनफैक्ट किरण मजुमदार से एक बहुत अच्छा पॉडकास्ट हुआ था, वो भी बहुत अच्छा गोल्फ खेलती हैं, तो उनसे भी मैंने एक सवाल किया था, आपसे भी करता हूं। जब हम गोल्फ खेलते हैं, क्रिकेट में भी वैसे है ये कि आपकी बैक स्विंग स्लो होती है, इवन बैक लिफ्ट, लेकिन जब आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे मारना है, देन इट इज फुल एग्जीक्यूशन, दोबारा सोचना नहीं है। जहां सेकंड थॉट आती है, चाहे वो क्रिकेट हो चाहे वो गोल्फ हो, शॉट गड़बड़ होता है। डिसीजन मेकिंग के बारे में बताइए कि डिसीजन जब लेना है, इट इज डेलिबरेट, इट इज स्लो, डेटा सोच समझ के, बट एक बार लग गए, डिसाइड हो गया, तो फिर गो ऑल आउट। हाउ डू यू थिंक अबाउट इट? उसके पहले मैं आपको एक छोटा सा किस्सा, आपने गोल्फ की बात कर दी, मेरा गोल्फ छूट गया, काफी सालों से नहीं खेला है मैंने। तो अब एक 2-3 महीना पहले, बहुत दिन बाद मैं कोर्स पे गया। अच्छा। तो कोर्स पे गया तो ऑब्वियसली आप 10 साल बाद आप क्लब्स को हाथ लगा, तो काफी फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस था वो। तो मैंने अपने कुछ एक दोस्त पुराने जो मेरे गोल्फ के मित्र थे उनको मैसेज डाला दैट आई हैव नाउ डिस्कवर्ड द सुनील गावस्कर प्लेइंग गोल्फ, and the Sunil Gavaskar way of playing golf is playing all along the carpet. Which is really horrible. Sunil Gavaskar. So coming back, I think golf is a very different sport. While it is like a lot of other sports, it's also the same time it's very different. बिटवीन 2 स्विंग्स आपके पास कम से कम 4-5 मिनट है। अब वो 4-5 मिनट आप इस चीज पे लगा सकते हो कि मैंने पिछले में क्या गड़बड़ कर दी, या वो 4-5 मिनट आप इस पे लगाते हो कि जो हुआ सो हुआ, आगे करना क्या, अगले में क्या सोचना है। That I think is something which is very unique about golf. That period between 2 shots of 4-5 minutes. I think cricket is a little bit like that also. Cricket में भी आपको 30-35 सेकंड का वक्त मिलता है between facing 2 balls. But cricket में नॉइज बहुत होती है, आपके फील्डर आसपास चैटर बहुत कुछ चल रहा है, अगर आपकी किस्मत और ऑडियंस है तो ऑडियंस का भी शोर आ रहा है, सब कुछ। गोल्फ में वो नहीं है। गोल्फ इज इन दैट सेंस वेरी मेडिटेटिव। यू आर एक्चुअली विद योरसेल्फ, within yourself. बिल्कुल, it is just you, nature and the ball. And what is golf? It is you bettering yourself against yourself. Every day is trying to be better than what you were yesterday. Right? To that extent, golf is, I think, a great way of tuning things out in life and being able to focus. Going back to what you were asking, the backswing and the front swing.
दो चीजें मैंने गोल्फ के बारे में देखी। एक, और जिसको मैं लाइफ से रिलेट करता हूं, लाइफ इज डिसेप्टिव, गोल्फ इज ऑल्सो डिसेप्टिव। दुनिया की सबसे अच्छी स्विंग सब स्लो मोशन में लगती है। वाह। जो सबसे अच्छी लोग स्विंग या, करते लगता हैं है वो आपको लगता ही नहीं कि उसमें कोई जोर है, और बॉल दूर जाती है। और ब्यूटी है जो वो बॉल टेक ऑफ Yes. करती है, जो उसका कर्वेचर Yes. बनता है, राइट। हाउ डू यू मेक लाइफ लाइक दैट? हाउ डू यू मेक लाइफ एफर्टलेस? बिकॉज विद बिहाइंड दैट effortless game is God knows how many thousands of hours of practice. वाह सुमित, वेरी नाइस। राइट। वो प्रैक्टिस हमें किसी को नहीं दिखती। इन बिजनेस हम कहते हो बड़ा लकी है, लकी कुछ नहीं होता। लकी होता है, मैं ये नहीं कहता लकी नहीं होता लक है। तो चाहिए, लक तो चाहिए, लक के बिना तो आप नहीं बढ़ते। लेकिन क्या आपने अपने आप को इतना इक्विप किया दैट व्हेन दैट मोमेंट ऑफ लक स्ट्राइक्स यू, यू आर एबल टू टेक एडवांटेज ऑफ क्या इट। बात, वाह वाह। राइट। some people are not able to take it, and I think that's important. Similarly golf में आप क्या करेंगे? आप पिछले के सोचेंगे मैंने क्या गलत कर दिया, ये अगले के सोचेंगे अगला वाला जो है ना थोड़ा सा टेढ़ा है, लेकिन इसको अगर ऐसे खेलूं तो शायद अभी भी ये होल बच जाएगा, शायद मैं अभी भी पार मार लूंगा। मैंने बहुत ज्यादा पार मारी नहीं है जिंदगी में, लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है। वो गोल्फ की दूसरी चीज है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। बिल्कुल बिल्कुल, उम्मीद पे दुनिया का। वाह। आप सारे 18 होल खेलते हो, 4 अच्छे शॉट लगाते हो, बाकी के 80 बकवास शॉट के बारे में कोई बात नहीं करते। वो 4 शॉट जो आपने अच्छे मारे ना, वो 4 शॉट आपका दिन है। वही पॉजिटिविटी चाहिए, वही पॉजिटिविटी आपको लाइफ में चाहिए, वही पॉजिटिविटी आपको बिजनेस में चाहिए। तो गोल्फ से बहुत सारे मेरे बड़े सारे दोस्त हैं, क्या बकवास है, लगे हो 5 घंटा लगे हो, जो खेलता है वो समझता है। लेकिन जो उसमें लर्निंग है, जो वो आपको स्लो डाउन करने को फोर्स करता है, जो वो आपको सोचने को फोर्स करता है, वो बहुत जरूरी है। उसमें दैट इज वेरी वेरी ट्रांसफरेबल टू लाइफ। तो मैं, यू कैन सी, मैं बहुत सालों से नहीं खेला, बट माई पैशन फॉर गोल्फ एंड फॉर व्हाट आई लर्न फ्रॉम, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। मैं गोल्फ सीखने का मेरे को कोई शौक नहीं था। मेरा बेटा तब 4-5 साल का था, उसको जोश चढ़ा कि मेरे को गोल्फ सीखनी है, तो मैं उसको गोल्फ क्लासेस के लिए लेके जाने लगा। तो हफ्ते में 2 बार वीकेंड पे जाता था। तो अब मैं वहां 1 घंटा क्या करूं, वो तो उसकी तो क्लास चल रही है, मैं क्या करूं वहां पे बैठ के? तो किताब ले जाता था, पढ़ता था। मैं कहा चल मैं भी थोड़ा मारना शुरू कर देता हूं। तो वैसे शुरू हुआ, फिर उसने तो छोड़ दिया, मैं खेलता रहा। क्या बात है। वो अब दोबारा खेलना सोच रहा है, दोबारा खेलेगा, बट उसके चक्कर में मैं सीख गया, मेरे को लत पड़ गई। नहीं, अगले बार आप सिंगापुर आए, सिर्फ गोल्फ के जूते ले आइएगा, बाकी हम खेलने जाएंगे। बिल्कुल। तो यहाँ पे एक सवाल वर्क एथिक पे करते हैं जी। आप, मैंने देखा है आपको, अब तो आपसे काफ़ी चर्चा होती है, बातें होती है कि मेहनत आप बहुत करते हैं, और मेहनत के बिना कुछ है भी नहीं, जीवन ही मेहनत है। और आपने जब अपने पिताजी का बहुत प्यार से जिक्र किया कि ही इज़ 81, और आज भी उनका जो वर्क एथिक है, 40 साल से हीरो ग्रुप में है, मेहनत करते हैं। और राय साहब के बारे में कहा जाता था कि जब वो निकलते थे कि क्या टाइगर आ गया है। तो पिताजी से क्या सीखा, क्या लर्निंग रही? काफी चीजें। सबसे पहले डिसिप्लिन, द डिसिप्लिन ऑफ डूइंग एवरीथिंग दैट इज नेसेसरी एट द राइट टाइम इन द राइट एफर्ट टू क्रिएट सक्सेस। वो मैंने उनको देखा। और आप क्या होता है ना, अपने पेरेंट्स के साथ आप उनको उन मोमेंट्स में ऑब्जर्व करते हैं जहां शायद उनको नहीं पता होता कि आप उनको ऑब्जर्व कर रहे हो। वो अपनी दिनचर्या में है, लेकिन उनकी दिनचर्या में आपको नई चीजें दिख रही हैं, नई चीजें सीखने को दिख रही हैं। तो उनसे वो डिसिप्लिन सीखा मैंने। उनसे मैंने ये सीखा कि कितनी भी दिक्कत हो जाए परेशान ना हो, दिस टू शैल पास, दिस टू शैल पास, ये वक्त ही गुजर जाएगा, ये भी निकल जाएगा। और जब आप एक लंबा करियर चलाओगे तो अच्छा वक्त बुरा वक्त सब दिखेगा। मैंने उनको बहुत बुरे वक्त में भी देखा है, उसमें भी इक्वानिमस थे,
मैंने वो भी वक्त देखा है जब बहुत सक्सेस थी, उसमें भी इकोनॉमिक्स थी। वो एक चीज़ है, वो सीखने वाली, वो एक बैलेंस है, राइट। वो बैलेंस उससे मैंने सीखा है। और कुछ एक चीज़ें जो वो करते हैं जो मुझे लगता नहीं मैं सारी ज़िंदगी कर पाऊंगा। वो जिस तरह का वर्कलोड ले सकते हैं, उनका वर्कलोड खाली उनका काम नहीं है, उनका वर्कलोड उसके बाहर उनके 10 तरह के सोशल ऑब्लिगेशंस है। उनको उन सोशल ऑब्लिगेशंस को भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जीक्यूट करना जितना वो काम पे करते हैं। तो उस मामले में मैं थोड़ा आलसी हूं उनके कंपैरिजन में। काम में मैं कर लेता हूं, लेकिन वो बाकी चीजें जो वो करते हैं वो मैं नहीं कर पाता, मैं करना भी नहीं चाहता क्वाइट फ्रैंकली। बट हाँ, तो उनसे सबसे बड़ी चीज मैंने ये सीखी कि अपना अनुशासन, डिसिप्लिन रखो, अपना काम करो, करते रहो, अपने आसपास के बारे में नॉलेज रखो। आपको पता सब कुछ होना चाहिए। उन्होंने जो मेरे को सबसे बड़ी गिफ्ट दी है, वो उन्होंने मेरे को गिफ्ट ऑफ रीडिंग दी है। वाह वाह। जब शायद इंडिया में 80s में फॉर्च्यून और इकोनॉमिस्ट वगैरह के बारे में ज्यादा लोग जानते नहीं थे, मैं तब से फॉर्च्यून और इकोनॉमिस्ट पढ़ता चला रहा हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी का सब्सक्रिप्शन था वो। तब मैं 80 की बात करूँ, 80 के दशक में हमारे हर हफ्ते, हर दूसरे हफ्ते फॉर्च्यून आती थी, हर हफ्ते इकोनॉमिस्ट आती थी। वो दी importance of knowing the environment that you're operating in, being in sync with that environment and learning from that environment is the other big gift that he has given me. In fact, I lost पापा पिछले साल चले गए जी। जो G2G है ना, एक्चुअली GG ऑल्सो सिग्निफाइज ग्रेट एंड ग्रैटिट्यूड। और पापा से एक जस्ट टू टेल यू कि गुड से ग्रेट जाना है ना तो ग्रेट चाहिए, हाँ, लेकिन ग्रेट रहना है ना तो ग्रैटिट्यूड चाहिए। बिल्कुल। नहीं तो आप सीधा ग्रेट से गुड आते हो। ये पापा मतलब आई यूज्ड टू थिंक अ लॉट। आपके साथ तो एक अलग चीज है, इतनी धारा प्रवाह हिंदी बोलने को मिलती नहीं है। इतनी सारी हिंदी मैंने बहुत देर बाद बोली है। यू नो व्हाट, कई मेरे मित्र बोलते हैं अजय तू हिंदी बड़ी अच्छी बोलता है। मैं बोला तुम्हें मुझे ये बोलना चाहिए कि मैं इंग्लिश बहुत अच्छी बोलता हूँ। हिंदी तो हमारी भाषा है, हमें तो बोलनी ही चाहिए। छूट गई है जो धंधे में और नॉर्मल में ना, वो अब हम खिचड़ी भाषा बोलते हैं। वो एक कोई भी भाषा नहीं है। आई पर्सनली थिंक प्योरिटी ऑफ लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट। वॉट एवर यू स्पीक, यू शुड स्पीक वेल। तो जब अच्छी हिंदी बोलता हूँ, जब मैं किसी को अच्छी हिंदी बोलते सुनता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब अमिताभ बच्चन जी की कविताएं रिसाइट करते हैं, क्या बात है, तो उसमें मजा आता है, लुत्फ है उसमें। या जब आशुतोष राणा रश्मि रथी पढ़ते हैं, क्या बात है, तो उसमें लुत्फ है। जब नाश मनुज पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। ये वीडियो खत्म करने के बाद सुमित जी ने मुझे इनके बारे में एक बात बताई। जब मैंने ये लाइन बताई ना कि जब नाश मनुज पे छाता है पहले विवेक मर जाता है, तब इन्होंने बताया कि रामधारी सिंह दिनकर जो वीर रस के इंडिया के प्रोबेबली बेस्ट कवि हैं, तो दिनकर जी इनकी मम्मी के दादाजी हैं, यानी इनके परनाना हैं। तो काफी लग रहा है आपका वीर रस भी वहीं से आ रहा है। मेरा ऐसा कोई वीर रस नहीं है। और आप बहुत ही गलत कंपैरिजन कर रहे हैं। दिनकर जी तो लेजेंड है, वो तो बियॉन्ड जनरेशन है मेरे हिसाब से। और आजकल जब मैं देखता हूं तो बहुत बच्चों को हिंदी नहीं पढ़ते और नहीं आती है, बट जैसे आपको कह रहे थे, वीर रस में एक नेचुरल एनर्जी होती है, बहुत ऊर्जा मिलती है, फ्लो ऑफ ब्लड आपका ऐसे ही बढ़ जाता है वीर रस पढ़ के। तो आई विश कि जो आज की जनरेशन है उसको इसका थोड़ा ज्यादा एक्सपोजर मिले, है नहीं। और ये हम अपनी संस्कृति धीरे धीरे खो रहे हैं इस चक्कर में। और इसीलिए मैं वो कह रहा था कि जब आशुतोष राणा रश्मि रथी पढ़ते हैं तो वो कम से कम 5-7 लाख 10 लाख 15 लाख आदमी देखता है, और उसको उस एक तो खैर आशुतोष के बोलने का स्टाइल जबरदस्त है, बट आप बोलोगे तो अच्छा वही ना जो अच्छा लिखा होगा। तो जो अच्छा लिखा है वो भी लोगों को समझ में आता है। कम से कम इसी बहाने कुछ लोगों को कुछ सीखने को देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट मैं आपको अपना किंडल दिखाता हूं, तो मैं आपको अपनी किंडल की लाइब्रेरी दिखाता हूं। एंड
और सिर्फ हाइलाइट्स। बड़े वंश से क्या होता है, खोटे हो यदि कर्म। नर का गुण उज्जवल चरित्र है, नहीं वंश धन धाम। क्या बात है। अपना अवगुण नहीं देखता, अजब जगत का हाल, निज आंखों से ही सूझता सच है अपना भाल। रश्मि रथी गजब की कविता है। बहुत बहुत मजा आ गया, मजा आ गया। दिस इज एन अमेजिंग एनेक्डोट बॉस। वाह सुमित, दिस वाज वंडरफुल। थैंक यू सो मच। वंडरफुल डिस्कशन, मजा आ गया। माता पिता को गिरने से बचाए, आइडल वो साथी मदद पहुंचाए। प्यार है तो उनको बताओ,